नवाज को भी सलमान की खफगी का अंदाजा हो गया था, लिहाजा वो डेल कार्नेगी के बारे में जाफरी से बातें करने लगा। बात आई गई हो गई। उस रोज के बाद सलमान फिर उन दोनों के हमरा न गया। अंदर ही अंदर कुड़ता रहा, सुलगता रहा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। रख्शिंदा बड़ी बेबाकी से जाफरी के साथ घूमती फिरती थी। अब जाफरी का बेशतर वक्त सलमान ही के फ्लैट में गुजरता। उस रोज छुट्टी थी, लेकिन जाफरी ने सलमान की ड्यूटी दफ्तर में लगा दी। वो खुद भी दफ्तर आया, मगर ज्यादा देर न ठहरा और ये कहकर चला गया कि कुछ दोस्तों के साथ धाबीजी की आउटिंग के लिए जा रहा है। जनरल मैनेजर का शायद फोन आए तो कह दे कि वो किसी रिश्तेदार को रुखसत करने एयरपोर्ट गया है। सलमान 3 बजे तक दफ्तर में काम करता रहा। इसके सर में शदीद दर्द था, लिहाजा वो जल्द ही दफ्तर से उठ गया। वापस घर आया, देखा जाफरी की कार उसके फ्लैट के नीचे खड़ी है। कार देखते ही उसके तन बदन में आग लग गई। सलमान गुस्से से दीवाना हो गया। इसी दीवानगी के आलम में उसने बाजार में जाकर चाकू खरीदा और ये तय करके घर में घुसा कि वो आज जाफरी और रख्शिंदा दोनों को ठिकाने लगा देगा। उसके सर पर खून सवार था, आंखें सुर्ख हो रही थीं। कोट की जेब में पड़े हुए चाकू को वो अपने दाहिने हाथ में मजबूती से पकड़े हुए था। अपनी जिल्लत का इंतकाम लेने का उसकी समझ में यही तरीका आया। रोज रोज के चरकों ने जिंदगी अजाब बना दी थी। उसने तेज तेज कदमों से जीने की सीढ़ियां तय की। गुस्से में दरवाजा जोर से धक्का देकर खोला। ड्राइंग रूम खाली था। वो लंबे लंबे डग भरता हुआ दूसरे कमरे में गया। सामने मसहरी पर जाफरी लेटा था। उसकी बीवी सिरहाने बैठी जाफरी का सर दबा रही थी। सलमान का गुस्सा और तेज हो गया। वो दहलीज पर सीना तान कर खड़ा हो गया, चाकू मजबूती से उंगलियों में भैंच लिया और डपट कर बोला, रख्शी। बीवी ने घबरा कर देखा और फौरन उसके करीब आ गई। उसने सरगोशी की। आहिस्ता बोलिए, जाफरी की तबीयत खराब है। सलमान ने खूनख्वार नजरों से रख्शिंदा को देखा। उसी वक्त जाफरी की आवाज उभरी, सोलोमन, क्या बात है, मेरे पास आओ। जाफरी उठकर बैठ गया। वो आहिस्ता आहिस्ता करा रहा था। सलमान को खामोश देखकर उसने कहा, तुम रूठे हुए बच्चों की तरह वहां क्यों खड़े हो? यहां तो आओ। आओ भाई। उसका लहजा सरपरस्ताना था और तहक्कुमाना भी। सलमान आहिस्ता आहिस्ता चलकर उसके करीब पहुंच गया। क्या तुम मुझे किसी डॉक्टर के पास ले चलोगे? जाफरी ने थके हुए लहजे में कहा, मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई। वो हाँपने के से अंदाज में गहरी गहरी सांसें भर रहा था। सलमान ने खामोशी से उसकी पेशानी पर हाथ लगाया। उसकी पेशानी पसीने से शराबोर थी। उसने घबरा कर कहा, अरे आपको तो बड़ा तेज बुखार है। बहुत खराब हो रही है तबीयत। मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूं। नहीं, मैं खुद चलूंगा। सलमान ने सहारा देकर नीचे उतारा और उसे संभाले हुए कार तक ले गया। रख्शिंदा भी साथ थी। कार वही चला रही थी। सलमान को पहली बार इल्म हुआ कि वो कार चलाना भी सीख गई है। तीनों डॉक्टर के क्लिनिक पहुंचे। वापसी पर वो जाफरी को छोड़ने उसकी कोठी गया और रात गए तक वहां रहा। रख्शिंदा बड़ी मुस्तैदी से जाफरी की तीमारदारी करती रही। सलमान खामोश बैठा उसे देखता रहा। जब वो घर लौटा तो चाकू उसकी जेब में पड़ा था और जाफरी की तीमारदारी और देखभाल के लिए रख्शिंदा वहीं ठहर गई थी। सुल्ताना को बूढ़े खानसामा के भाई के साथ रहते हुए 2 महीने से ऊपर हो गए। वो अधेड़ आदमी था, मिजाज में नरमी थी, बड़े भाई की तरह कम सुकुन और मरंजान मरंज था। बाजार में उसकी छोटी सी परचून की दुकान थी। वो सुबह का निकला, रात गए घर में दाखिल होता, तमाम दिन दुकान पर बैठा रहता। वो सुल्ताना की बड़ी इज्जत करता था और हमेशा इस बात का ख्याल रखता कि उसे कोई तकलीफ ना हो। मगर उसकी बीवी बड़ी सरकश और मुंहफट थी। जरा सी बात पर आंखें निकालकर खड़ी हो जाती। हर साल उसके यहाँ बच्चा पैदा होता था। अब तक 11 की पलटन तैयार कर चुकी थी। दर्जन का आखिरी बच्चा उसके पेट में था। वो दिन भर बच्चों को चीख चीख कर कोसने देती। हर वक्त उसकी नाक पर गुस्सा रहता। जरा कोई बात मिजाज के खिलाफ होती और उसने धाड़ना शुरू कर दिया। उसका रंग खुलता हुआ गंदुमी था। कद ठिगना और निचला दड़ खूब फैला हुआ था। देखने में अच्छी खासी भूरी भैंस मालूम होती थी। सुल्ताना को पहले ही दिन से वो अच्छी नहीं लगी। वो उससे बहुत कम बातचीत करती। सुल्ताना ने कभी उससे मेलजोल बढ़ाने की कोशिश नहीं की।
छोटा सा घर था जिसमें कुल 2 कमरे थे। कमरों के आगे बरामदा भी था, मगर सुल्ताना को रिहाइश के लिए एक कमरा मिल गया था। वो अपना बेशतर वक्त कमरे के अंदर गुजारती। नन्हे अयाज की उन दिनों तबीयत खराब थी, दांत निकल रहे थे। वो हर वक्त माँ की गोद में रहता। माँ लम्हा भर को जुदा होती तो वो रें रें करना शुरू कर देता। बूढ़ा खानसामा अभी तक बेरोजगार था और मुलाजिमत की तलाश में मारा मारा फिर रहा था। सुल्ताना अपने साथ जो रुपए लाई थी खर्च हो चुके थे। दोनों वक्त का खाना वो घर में खाती थी। अलबत्ता बच्चे के दूध और दूसरी जरूरियात पर वो अपने पास से खर्च कर रही थी। जब सारे रुपए खर्च हो गए तो एक रोज उसने खानसामा को बुलाया और कानों में पड़े हुए सोने के आवेजे निकालकर खानसामा को दिए कि उनको फरोख्त कर दे। खानसामा ने परेशान होकर कहा, बेगम साहिबा, ये आप क्या कर रही हैं? सुल्ताना बोली, देखो बाबा, तुम मुझे बेगम साहिबा ना कहा करो, मुझे बड़ी शर्म मालूम होती है। वो अब उसे खानसामा की बजाय बाबा कहने लगी थी। वो मुस्कुरा कर बोला, तो फिर मैं क्या कहा करूं? जो आपका जी चाहे। वैसे आप मेरा नाम भी जानते हैं। वो हंसने लगा। चलो भाई, अल्लाह मियाँ ने मुझे इतनी बड़ी पाली पोसी बेटी दे दी। उसने सुल्ताना के सर पर शफकत से हाथ फेरा। अच्छा, अब तुम ये बुंदे पहन लो, मेरे पास अभी कुछ रकम पड़ी है, फिलहाल तुम उससे अपना काम चला लो, जब तक अल्लाह मेरा काम लगा देगा। सुल्ताना ने बहुत इसरार किया, मगर वो आवेज़े फरोख्त करने पर रजामंद न हुआ। उसी वक्त उसने जाकर अपना संदूक खोला और 50 रुपए लाकर सुल्ताना को दे दिए। सुल्ताना ने रुपए तो ले लिए, मगर उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने सोचा, इस तरह कब तक काम चलेगा, कब तक खानसामा से रुपए लेती रहेगी। वो उसी उधेड़बुन में देर तक सर झुकाए बैठी रही। शायद जुम्मा था। खानसामा का छोटा भाई दुकान से सरे शाम ही वापस आ गया था। जुमा को वो आमतौर पर जल्द ही घर आ जाता था। उस रोज वो बाजार से मिठाई लाया था। उसने सुल्ताना को भी मिठाई भिजवाना चाहिए तो बीवी बिगड़ कर बोली, बस रहने दो, बहुत हो चुकी खातिरदारियां। अपने घर में खाने वाले कुछ कम हैं जो तुझे मुझे खिलाते फिर रहे हो। खामखा के लिए बड़े भैया ने एक मुसीबत लाकर हमारे सर पर डाल दी। बेगम होंगी उनके लिए, उन्होंने नमक खाया है। हमारे साथ क्या कर दिया जो दोनों वक्त पलंग पर बिछाकर दस्तरखान लगाए। वो बड़ी तेज तर्रार औरत थी। एक जबान में 10 बातें कहती थी, तड़ाक तड़ाक बोलती चली गई। सुल्ताना उस वक्त अपने कमरे में थी। दरमियान में दीवार थी, मगर आवाज साफ सुनाई दे रही थी। वो उससे पहले भी उसके मुंह से जली कुटी बातें कई बार सुन चुकी थी। जरा देर बाद उसके शौहर की आवाज उभरी, नेक बखत, क्यों ऐसी बातें कर रही है? खुदा किसी पर बुरा वक्त न डाले, बेचारी मुसीबत की मारी हुई है। हमारा क्या लेती है? 2 वक्त का खाना ही खा लेती है, तो इसमें क्या जाता है? अल्लाह न जाने किसके नसीब से देता है। बीवी उसके समझाने पर और भड़क उठी, चीख कर बोली, बस बस रहने दो अपनी खुदा तरसी। हम कौन से बड़े धन्ना सेठ हैं, न जाने किस तरह रूखा सूखा खाकर गुजारा हो रहा है, ऊपर से ये मुसीबत और सर पर आ गई। ये बड़े भैया अच्छे खासे दफान हो गए थे, अब आए हैं तो अपने साथ ये दुमछल्ला लगा के ले आए। खुद भी ठूस रहे हैं और अपने उल्फतों को भी ठुसवा रहे हैं। वो ऊंची आवाज में बोल रही थी। सारे घर में उसकी आवाज गूंजने लगी। शौहर ने टोका, आहिस्ता बोलो, वो बेचारी सुनेगी तो क्या कहेगी। वो और जोर से चीखने चिल्लाने लगी, सुन रही है तो सुनने दो, मैं किसी के लिए अपने मुंह में कुफल नहीं डालूंगी। मेरा घर है, जिस तरह चाहूं बात करूं। देखो, मैंने तुमसे कह दिया कि मुझसे अब नहीं खिलाया जाएगा। तुम बड़े भैया से साफ साफ कह दो कि अपनी मुसीबत अपने साथ ले जाएं। ये सराय या होटल नहीं है जिसका जी चाहे आकर ठहर गया। वाह वाह, ये भी खूब रही, खुद मजे से ऐंठते फिरते हैं। उसने हाथ नचाकर नफरत से मुंह बिगाड़ा। भाई नौकरी नहीं लगती, नौकरी मिले तो कैसे, कोई तलाश भी करे। अल्लाह दे खाने को तो भला जाए कमाने को। शौहर मरी हुई आवाज में बोला, अच्छा अच्छा, मैं उनसे बात करूंगा, अब तो तुम चुप हो जाओ। मगर वो बाज ना आई, कहती रही, अगर तुमने उनसे न कहा तो खुदा की कसम मैं सामान बाहर रखवा दूंगी और दोनों से कहूंगी कि बढ़ाओ अपना टट्टू यहां से, बहुत हो चुकी मेहमानदारी। वो जिच होकर बोला, खुदा के लिए तुम अब चुप हो जाओ, बहुत कह चुकी। वो बजाय चुप होने के और ज्यादा जोर जोर से चीखने लगी।
जो मुंह में आया कहती चली गई। उसने रोना भी शुरू कर दिया। शौहर सीधा सादा दब्बू आदमी था, हंगामों से जल्द घबरा जाने वाला। बजाय इसके कि वो अपनी बीवी को डांटता डपटता, उल्टा उसकी खुशामद करने लगा। सुल्ताना दम बखुद बैठी एक एक बात, एक एक आवाज सुनती रही। उसने सोचा अब इस घर में वो ज्यादा अरसे नहीं ठहर सकती। वो रात गए तक बिस्तर पर पड़ी सोचती रही कि उसे क्या करना चाहिए। उसकी समझ में कुछ नहीं आया कि वो क्या करे, किसके पास जाए, कहाँ जाए। कई बार उसने इंतहाई नाउमीदी के आलम में सोचा कि इस जिंदगी से तो मौत भली। फिर उस रात एक ऐसा लम्हा भी आया कि उसने संजीदगी से खुदकुशी करने का मंसूबा तैयार किया। बहुत दिनों की बात है, एक बार माँ ने उसे बताया था कि मोहल्ले की एक औरत ने टिंक्चर आयोडीन पीकर खुदकुशी कर ली थी। सुल्ताना को थोड़े से टिंक्चर आयोडीन की जरूरत थी। उसने सोचा जब रात सुनसान हो जाएगी और घर में जब सब सो जाएंगे तो पहले वो नन्हे अयाज को टिंक्चर पिलाएगी और फिर खुद पी लेगी। किसी को कानो कान खबर ना होगी। सुबह को बिस्तर पर सिर्फ लाशें ही मिलेंगी। रात भर वो यही सोचती रही और चुपके चुपके आंसू बहाती रही। सुबह उसकी आंख देर से खुली। बिस्तर से उठने के साथ ही उसने पहला काम यह किया कि तरकारी काटने वाली छुरी से अपनी पिंडली चीर डाली। छुरी कुंद थी। सुल्ताना को जख्म लगाने में बड़ी तकलीफ हुई। बार बार उसका हाथ लरस जाता, मगर पिंडली को जख्मी करना जरूरी था, वरना वो टिंक्चर आयोडीन क्या कहकर मंगवाती। पिंडली जख्मी करने के बाद वो टिंक्चर के लिए खानसामा का इंतजार करने लगी। वो सवेरे बहुत तड़के उठकर कहीं चला गया था और अब तक वापस नहीं आया था। दिन खासा चढ़ गया था, हर तरफ धूप फैली हुई थी। सुल्ताना निढाल थी। बच्चा उसकी गोद में सो रहा था। इसी असना में सोगरा आ गई। वो शरीरे जिस्म की जर्द रू औरत थी। 2-4 मकान छोड़कर उसका घर था। अक्सर आया करती थी। सुल्ताना से भी उसकी थोड़ी बहुत यादुल्ला हो गई थी। सोगरा इन दिनों सख्त परेशान थी। उसके शौहर ने एक तवाइफ को घर में डाल लिया था और अब उसी के साथ रहता था। शुरू शुरू में वो सोगरा और उसके बच्चों के अखराजात के लिए कुछ न कुछ देता रहा, मगर पिछले कई माह से खर्च देना तो एक तरफ, वो उसकी तरफ आकर झांका तक नहीं। सुगरा पर कई कई वक्त के फाके पड़ रहे थे। सुल्ताना खुद मुसीबत की मारी थी, इसलिए सुगरा से उसे हमदर्दी थी। सुगरा घर में दाखिल होते ही सीधी उसके पास आई। उस रोज खिलाफ तवक्को उसका चेहरा खिला हुआ था, होंठों पर मुस्कुराहट थी। सुल्ताना का उस वक्त बातचीत करने को जी नहीं चाह रहा था। वो तन्हाई चाहती थी और इस तन्हाई में बैठकर वो उन बातों को सोचना चाहती थी जो पिछली रात से उसके दिमाग में मंडला रही थी, जिनको दोहराने में मजा आ रहा था। ये मौत का जायका था, मर जाने की हसरत थी। उसके चारों तरफ गहरी तारीकी का जाल फैला था और इस जाल में उलझी हुई वो अपनी उखड़ी हुई सांसों को महसूस कर रही थी। उन लम्हों को देख रही थी जब वो अपने बच्चे को तेज बदबूदार तेजाबी टिंक्चर पिलाएगी। बच्चा पहले घबरा कर रोएगा, फिर तड़पेगा, उसकी आंखें उबल पड़ेंगी, मन का ढलक जाएगा, वो मर जाएगा। उसकी लाश उठाकर वो सीने से चिमटा लेगी, ठंडी ठंडी पेशानी को छूमेगी। दूसरे लम्हे आयोडीन की शीशी उसके हाथ में होगी और तेजाबी मादा उसके हलक से नीचे उतर रहा होगा। फिर उसका दिल कटने लगेगा, वो तड़पने लगेगी। आंखों के सामने हर चीज धुंधली पड़ती जाएगी। एक हिचकी, दूसरी हिचकी और फिर किस्सा खत्म। सुबह बिस्तर पर उसकी लाश पड़ी होगी। उसके बराबर नन्हे अयाज का मुर्दा होगा। सबसे पहले कमरे में खानसामा आएगा और उसकी लाश देखकर रो पड़ेगा। वो जरूर आएगा, उसे जरूर दुख होगा और उसकी भावज जरूर उसे कोसने देगी। हरामजादी को यहीं आकर मरना रह गया था। वो जोर जोर से चीखेगी। उसका जनमुरीद शौहर उसे चुप कराने के लिए मिन्नत समाजत करेगा और बिस्तर पर लाश सर्द पड़ चुकी होगी। उसे कुछ भी खबर न होगी। इन तमाम बातों को वो सोच चुकी थी, सोच रही थी और देर तक सोचना चाहती थी। बार बार उसका दिल भर आता था। वो रो पड़ती। रोने से उसे तस्कीन मिल रही थी। सुगरा हशाश बशाश नजर आ रही थी। उसने खुद ही बात छेड़ी। अल्लाह मियाँ ने मेरी तो सुन ली, लेकिन सुल्ताना ने उसकी बात बिल्कुल न सुनी। वो पत्थर की तरह खामोश थी। सुगरा कहती रही, ना अब उस हरामजादे के आगे हाथ फैलाने की जरूरत है, ना तेरे मेरे एहसान उठाने की। अपने हाथ पांव सलामत, अब तो 2-4 को बिठाकर खिलाने का दम है।
सुल्ताना ने उसकी बातों पर जबान से एक लफ्ज न निकाला। सुगरा लम्हा भर रुक कर बोली, कैसी तबीयत है तुम्हारी? सुल्ताना ने बेनियाजी से कहा, अच्छी है। बड़ी चुप चुप नजर आ रही हो, बात क्या है? कुछ भी नहीं, सुल्ताना ने टालने की कोशिश की। मैं तो आजकल ठाठ से काम पर जा रही हूं, इसीलिए कहीं आना जाना नहीं होता। इस दफा सुल्ताना ने चौंक कर उसे देखा। बेसाख्ता उसकी जबान से निकल गया, कहाँ मिल गया काम? वो क्या नाम है उसका? इंडस्ट्रियल होम, अंग्रेजी में नाम रखा है, याद भी तो नहीं रहता। सुल्ताना की दिलचस्पी बढ़ने लगी। क्या काम होता है वहां? फिलहाल तो मैं सिलाई का काम करती हूँ, वैसे काम सीख रही हूँ। वहां तो न जाने कितनी तरह के काम होते हैं, बहुत सी औरतें काम करती हैं। खुदा कसम बड़े अच्छे अच्छे घरों की औरतें आती हैं। तुम्हें तनख्वाह मिलती है? जितना काम करो उतनी ही आमदनी, हफ्ते के हफ्ते हिसाब मिल जाता है। सुल्ताना ने हिचकिचाते हुए पूछा, मुझे भी वहां काम मिल जाएगा? मरने की तमन्ना पर जिंदा रहने की ख्वाहिश हावी हो गई। सुल्ताना बिल्कुल भूल गई कि पिछली रात से अब तक वो क्या क्या सोचती रही थी। उसने किस किस तरह मौत का अरमान किया था और किस किस तरह खुद को मरते हुए देखा था। मगर जिंदगी फिर जिंदगी है, हरकत और हरारत, जिद्दोजहद, मुसलसल जिद्दोजहद। सुगरा ने हैरत से सुल्ताना को देखा। तुम काम करोगी? क्यों, क्या हुआ? तो फिर किसी दिन मेरे साथ चलो। सुल्ताना बोली, आज ही ले चलो। मैं 10 बजे आऊंगी, तैयार हो जाओ, मैं आकर तुमको अपने साथ ले चलूंगी। सुल्ताना आमादा हो गई। सुगरा चली गई। सुल्ताना ने उठकर जल्दी जल्दी मुंह हाथ धोया, साफ सुथरे कपड़े पहने। न पिंडली का जख्म याद आया, न उसने तवज्जो दी। 10 बजे से कुछ देर पहले ही सुगरा आ गई। सुल्ताना उस वक्त तैयार हो चुकी थी। उसने नन्हे अयाज को खानसामा की बड़ी भतीजी के सुपुर्द किया और सुगरा के हमरा घर से निकली। सुगरा उसे इंडस्ट्रियल होम के बजाय पहले फलक पैमा के हेडक्वार्टर ले गई। इंडस्ट्रियल होम में दाखिले की इजाजत वहीं से मिलती थी। दोनों वहां पहुंची तो 10 बज चुके थे। हेडक्वार्टर देखकर सुल्ताना को शुबा सा हुआ कि इस इमारत को पहले भी कभी देख चुकी है, मगर वो ज्यादा तवज्जो ना दे सकी। शुबा सिर्फ शुबा की हद तक रहा। इस इमारत को जब पहली बार उसने देखा था तो अंधेरी रात थी। वैसे भी उसकी जिंदगी में उस वक्त से अब तक इतनी तेजी से तब्दीलियां रूनुमा हुई थी कि बहुत सी बातों की याद तक धुंधला गई थी। हेडक्वार्टर में उस वक्त अली अहमद ड्यूटी पर था। सुगरा ने सुल्ताना को उससे मिलाया। वो सुल्ताना को इंडस्ट्रियल होम में दाखिल करने पर रजामंद हो गया। उसने उसी वक्त सुल्ताना का नाम रजिस्टर में दर्ज किया और दाखिले का टिकट बनाकर दे दिया। सुल्ताना चाहती थी कि इंडस्ट्रियल होम ही में उसकी रिहाइश का भी बंदोबस्त हो जाए, मगर अली अहमद ने इसकी हौसला अफजाई नहीं की। साफ कह दिया, देखिए हम आपको रहने की जगह ना दे सकेंगे, इसका बंदोबस्त तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। सुल्ताना ने आजिजी से कहा, मैं जहां रहती हूं वो लोग मुझे ज्यादा अरसे अपने साथ ठहराना नहीं चाहते। मेरे यहाँ कोई नहीं है जिसके पास जाकर ठहर जाऊं। कोई ना कोई तो जरूर होगा, मेरा मतलब है कोई अजीज रिश्तेदार। अगर इतना ही सहारा होता तो मैं आपसे इस तरह क्यों कहती। अली अहमद जरा देर सर झुकाए खामोश बैठा रहा, फिर उसने कुछ सोच कर कहा, आप कल इसी वक्त आइएगा तो मैं कुछ बता सकूंगा, फिलहाल मैं कोई वादा नहीं कर सकता। सुल्ताना के लिए अब ज्यादा इसरार करने की गुंजाइश नहीं थी। सुगरा के साथ वापस घर आ गई। दूसरे रोज वो फिर हेडक्वार्टर पहुंची। अली अहमद दफ्तर में मौजूद था। सुल्ताना को देखकर बोला, इंडस्ट्रियल होम में तो हमारे पास कोई जगह नहीं है, वहां जाएंगी तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। सरेदस्त ये हो सकता है कि आप हेडक्वार्टर में ठहर जाएं, यहाँ आपको रहने के लिए कमरा मिल जाएगा, मगर यह आपकी आर्जी रिहाइश होगी। स्काईलार कोशिश कर रहे हैं कि बस्ती में आपके लिए मकान का बंदोबस्त कर दिया जाए। सुल्ताना ने खामोशी से उसकी बात मान ली। वो उसी रोज अपना सामान लेकर वहां पहुंच गई। स्काईलार्कों ने सुल्ताना के लिए कमरा खाली कर दिया। कमरा बहुत मुख्तसर था मगर साफ सुथरा था। चंद रोज तो सुल्ताना को हेडक्वार्टर में बड़ी वहशत मालूम हुई। वहां सब मर्द ही मर्द थे। वो इंडस्ट्रियल होम से शाम को लौटती और ज्यादातर अपने कमरे में रहती। कभी कभार किसी काम से बाहर निकलना पड़ता तो उसे बड़ी ही शर्म मालूम होती। लेकिन नन्ना अयाज बहुत जल्द स्काईलार्कों में मकबूल हो गया। वो घंटों उनके साथ खेलता रहता।
सुल्ताना 10 बजे इंडस्ट्रियल होम चली जाती। सीने परोने के अलावा उसे थोड़ी बहुत कशीदाकारी भी आती थी। उसे इसी काम पर लगा दिया गया। इसके साथ साथ वो जरदोजी और लकड़ी के खिलौने बनाने का कोर्स भी मुकम्मल कर रही थी। काम में सबसे बड़ी मुश्किल नन्हा अयाज था, जिसने शुरू शुरू में उसे रो रो कर बहुत परेशान किया। इंडस्ट्रियल होम में काम करने वाली औरतों में बहुत कम ऐसी थीं जो नन्हे नन्हे बच्चों को अपने साथ लाती थीं। बच्चों से चूंकि काम में गड़बड़ पैदा होती थी, इसलिए आमतौर पर इंडस्ट्रियल होम में बच्चों वाली औरतों को बहुत कम दाखिला मिलता था। वैसे बच्चों के लिए इंडस्ट्रियल होम में एक लंबा सा दालान था, जिसमें कई पालने पड़े थे। जो बच्चे घुटनों चलने वाले थे, उनके वास्ते लकड़ी की बाड़ लगाकर छोटा सा अहाता बनाया गया था, जहां वो खेलते रहते। उनकी देखभाल के लिए एक आया भी मुकर्रर थी। सुल्ताना रफ्ता रफ्ता हेडक्वार्टर के माहौल से मानूस होती गई। अली अहमद से वो एक बार बातचीत कर चुकी थी, लिहाजा वो कभी कभार उससे बात कर लेती। नन्हा अयाज अली अहमद से बहुत हिल गया था, इसलिए गुफ्तगू करने का रोजाना कोई न कोई बहाना निकल ही आता। जरा इत्मीनान नसीब हुआ तो उसे नौशा का ख्याल सताने लगा। उसे कुछ पता न था कि वो कहाँ है और किस हाल में है। उसने आखिरी बार उसे पुलिस की हिरासत में देखा था। उसके हाथों में हथकड़ियां पड़ी थीं। वो नौशा के बारे में अली अहमद से बात करना चाहती थी, मगर हिम्मत न पड़ती। उसे डर था कि अगर उसने नौशा के मुतालिक कुछ कहा तो उसे और भी ऐसी बातें बताना पड़ेंगी जिनको वो बताना नहीं चाहती थी। मुमकिन है उन्हें सुनकर अली अहमद बदगुमा हो जाए और उसे हेडक्वार्टर से भी निकलना पड़े। वैसे स्काई लार्कों को भी सुल्ताना से खासी मदद मिलती थी। वो उनके फटे हुए कपड़ों की मरम्मत कर दिया करती, कमीजों में बटन टांग देती। हफ्ते की रात को फलक पैमा का इजलास होता तो वो स्काई लार्कों के लिए चाय तैयार कर देती। सारे स्काई लार्क उसकी बड़ी इज्जत करते थे। वो इससे बात करते तो नजरें नीचे करके, कभी बिलावजह उससे बातचीत करने की कोशिश न करते। अगर वो उनका छोटा मोटा काम कर देती तो वो बार बार उसका शुक्रिया अदा करते। सुल्ताना को स्काई लार्क बड़े अजीब व गरीब मालूम हुए। वो बिला किसी गरज के सबकी खिदमत करते थे और खुश रहते थे। वो अपना सारा काम खुद ही करते थे। मोटा झूठा खाते, मोटा झूठा पहनते और बड़े मुतमईन नजर आते। बात करते वक्त उनका लहजा नरम होता। वो नन्हे अयाज के साथ खिलंडरे नौजवानों की तरह कैकए लगाकर खेलते थे, और वो भी इस कदर मानूस हो गया था कि हुमक हुमक कर उनके पास जाता और घंटों माँ के पास आने का नाम न लेता था। एक रोज ऐसा हुआ कि अली अहमद उसके पास अपनी कमीज में रफू कराने के लिए आया। उसने बिला किसी तमीज के सुल्ताना से कहा, आप पढ़ाई क्यों नहीं शुरू कर देती? सुल्ताना फौरन आमादा हो गई। आप मुझे पढ़ा दिया करेंगे? अली अहमद जरा देर खामोश रहा, फिर उसने कहा, मैं सिर्फ आध घंटा आपको दे सकूंगा। उसी वक्त प्रोग्राम तय हो गया। दूसरे रोज सूरज गुरूब होते ही अली अहमद पढ़ाने आ गया। वो अली अहमद की तवक्को से ज्यादा ज़हीन निकली। पढ़ने से उसे दिलचस्पी भी थी। बचपन में कुरान पाक का नाजरा भी कर चुकी थी, लिहाजा मुकर्ररा मुद्दत से पहले ही उसने तालीम बालिगा का पहला कोर्स खत्म कर दिया। उसकी गहरी दिलचस्पी और लगन देखकर अली अहमद ने पढ़ाई के वक्त में 15 मिनट का इजाफा कर दिया। वो वक्त का सख्ती से पाबंद था। सबक शुरू करने से पहले घड़ी देख लेता और जैसे ही 45 मिनट पूरे होते तो फौरन उठकर खड़ा हो जाता। पढ़ाई के दौरान वो कभी गैर मुताल्लिक बात नहीं करता था। कई बार सुल्ताना ने सोचा कि नौशा के बारे में अली अहमद से बात करे, मगर अली अहमद का संजीदा चेहरा और सोचती हुई आंखें देखकर उसकी हिम्मत जवाब दे जाती। वो नौशा के लिए बड़ी बेचैन थी। आखिर एक रोज हिम्मत करके अली अहमद से कह ही दिया, मेरा छोटा भाई जेल में है, उस पर कत्ल का मुकदमा चल रहा है। अली अहमद ने चौंक कर सुल्ताना को देखा और हैरतज़दा होकर बोला, किसको कत्ल किया था उसने? सुल्ताना ने अपने बच्चे की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसके बाप को। अली अहमद और ज्यादा हैरतज़दा हो गया, अपने बहनोई को कत्ल कर दिया? बड़ा बेरहम नौजवान है। वो इतना बुरा नहीं जितना आप समझ रहे हैं। क्यों? अली अहमद बदस्तूर हैरतज़दा था। इस क्यों का वो क्या जवाब देती? इसी बात के तश्तज़बाम हो जाने से तो वो डर रही थी। फिर अली अहमद ने खुद ही कहा, मेरी समझ में तुम्हारी बात का मतलब नहीं आया। ठीक है कि वो तुम्हारा भाई है और तुम्हें उससे मोहब्बत भी है, मगर तुम्हारी सारी तबाही तो उसके हाथों हुई। कम से कम मेरा तो यही अंदाजा है।
سلطانہ نے سوچا اگر علی احمد نے نوشہ کے متعلق ایسی ہی رائے قائم کی تو وہ نوشہ کی کوئی مدد نہ کر سکے گا، نوشہ کو پھانسی ہو جائے گی، اس کا بھائی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس سے جدا ہو جائے گا۔ اس نے یہی سوچ کر دبی زبان سے رک رک کر علی احمد کو ساری باتیں صاف صاف بتا دیں، اور جب وہ سب کچھ بتا چکی تو اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، میں واقعی بہت بری ہوں، واقعی بہت بری ہوں۔ آپ مجھے جتنا چاہیں ذلیل سمجھ لیں، مگر اس دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا اور بلک بلک کر رونے لگی۔ کمرے کی فضا اچانک غمناک ہو گئی۔ باہر رات کی تاریکی تھی اور کمرے میں سلطانہ کی سسکیاں ابھر رہی تھیں۔ علی احمد سر جھکائے خاموش بیٹھا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا، واقعی یہ لڑکی مصیبت زدہ ہے۔ وہ ربڑ کی گیند کی طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ جا کر گر رہی تھی اور ہر جگہ اس پر ٹھوکر لگائی جا رہی تھی۔ یہ عجیب معاشرہ ہے جہاں عورت ربڑ کی گیند اور خوبصورتی چوری کا مال بن جاتی ہے۔ لیمپ کی زرد روشنی میں سلطانہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس کا چہرہ بجھتی ہوئی موم بتی کی طرح آنسوؤں میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ بڑی مظلوم نظر آ رہی تھی۔ علی احمد نے اظہار ہمدردی کرتے ہوئے کہا، تم پریشان نہ ہو، میں تمہارے بھائی کی رہائی کے لیے پوری کوشش کروں گا۔ سلطانہ نے بھیگی ہوئی پلکوں سے علی احمد کی جانب دیکھا اور سسکیاں بھرتے ہوئے بولی، آپ کا بہت بڑا احسان ہوگا، مجھے ایک سہارا مل جائے گا، میرا کوئی نہیں ہے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ علی احمد اس کے رونے سے پریشان ہو گیا۔ وہ بے چین ہو کر کھڑا ہو گیا۔ لمحہ بھر تک سلطانہ کے چہرے کو تکتا رہا، پھر آگے بڑھ کر اس نے سلطانہ کا سر آہستہ آہستہ تھپ تھپایا۔ رو مت، رونے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اس نے قدر تامل کیا۔ چلو اٹھ کر منہ ہاتھ دھو لو، تم بہت دیر تک رو چکی ہو۔ سلطانہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے نظریں اٹھا کر علی احمد کو دیکھا۔ وہ اس کے عین مقابل کھڑی تھی۔ پھر ایک لمحہ ایسا آیا جب علی احمد نے بڑے جذباتی انداز سے سوچا، سلطانہ واقعی خوبصورت ہے اور بہت مظلوم بھی ہے۔ اس نے گہری سانس بھری اور اپنا کپ کپاتا ہوا ہاتھ سلطانہ کے شانے پر رکھ دیا۔ سنسان رات میں دروازے کی گھنٹی زور زور سے بجنے لگی۔ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی۔ ہر طرف سناٹا چھایا تھا۔ سلمان ابھی تک جاگ رہا تھا۔ اس نے خاموشی سے اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ رخشندہ اور جعفری دروازے پر کھڑے تھے۔ جعفری فوراً واپس چلا گیا۔ سلمان سے اس کی کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ وہ آہستہ آہستہ زینے کی سیڑھیاں طے کرتا ہوا نیچے اتر گیا۔ ذرا دیر بعد کار کے اسٹارٹ ہونے کی آواز ابھری۔ جعفری جا چکا تھا۔ سلمان دروازہ بند کر کے لوٹا۔ سامنے صوفے پر اس کی بیوی تھکی ہوئی نیند دراز تھی۔ وہ چپ چاپ دوسرے کمرے میں گیا مگر فوراً ہی واپس آ گیا۔ رخشندہ اسی طرح لیٹی تھی۔ اس کے بال بکھر کر ماتھے پر لہرا رہے تھے۔ ہونٹوں کی لپسٹک دھندلا گئی تھی۔ آنکھوں میں کاجل پھیکا پڑ گیا تھا۔ سلمان نے اس کے چہرے پر اچٹتی سی نظر ڈالی اور اس کے روبرو جا کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ رخشندہ نے اسے دیکھ کر بڑے ناز سے کہا، اوفو بھائی، آج تو میں بہت تھک گئی۔ سلمان نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور نہ ہی اس کی طرف دیکھا۔ خاموش بیٹھا رہا۔ وہ روشنی کی طرف پیٹھ کیے بیٹھا رہا۔ اس کا چہرہ اندھیرے میں تھا مگر اتنا ضرور معلوم ہوتا تھا کہ وہ کسی گہری سوچ میں غرق ہے۔ کمرے میں اکتا دینے والی خاموشی چھائی تھی۔ تھوڑی دیر بعد رخشندہ اٹھ کر دوسرے کمرے میں جانے لگی۔ سلمان نے کہا، بیٹھ جاؤ۔ اس کی آواز خلاف معمول بہت بھاری لگ رہی تھی۔ وہ بے نیازی سے بولی، کیوں؟ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ صبح بات کر لیجئے گا، مجھے نیند معلوم ہو رہی ہے۔ وہ بدستور لاپرواہی سے بول رہی تھی۔ اس نے جماہی لینے کے لیے منہ کھولا اور ملحقہ کمرے کی طرف جانے کا ارادہ کیا۔ سلمان نے ٹوکا، میں کہتا ہوں بیٹھ جاؤ۔ اس کا لہجہ تحکمانہ تھا۔ وہ دھم سے صوفے پر گر پڑی اور تیزی سے بولی، لیجئے، بیٹھ گئی، کہیے کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ سلمان لمحہ بھر تک اس کا چہرہ تکتا رہا، پھر بڑے اطمینان سے بولا، مجھے تمہاری یہ حرکتیں قطعی پسند نہیں، میں اب زیادہ برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ کی طبیعت کچھ خراب معلوم ہوتی ہے، کل میرے ساتھ ڈاکٹر منوچہر کے پاس چلیے گا۔ یہ میری بات کا جواب نہیں ہے۔ میرا خیال ہے اس وقت آپ کو آرام کی ضرورت ہے۔ چلیے چل کر بستر پر لیٹیے، 2 خواب آور گولیاں کھا لیجئے، اچھی نیند آ جائے گی۔
دراصل وہ اپنی بات پوری بھی نہ کر سکی تھی کہ سلمان نے اسے جھڑک دیا۔ رخشی، زیادہ اسمارٹ بننے کی کوشش نہ کرو۔ وہ بے ساختہ مسکرا دی۔ لیجئے، اس میں اسمارٹ بننے کی کون سی بات ہے؟ آپ خامخواہ الٹی سیدھی باتیں سوچا کرتے ہیں۔ وہ تیزی سے بولا، میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے الٹی سیدھی باتیں سوچنے کا موقع نہ دو، ورنہ… اس نے جھٹ اپنا دایاں ہاتھ نکال کر سامنے کر دیا اور کمانی دار چاقو کڑکڑاتا ہوا کھل گیا۔ روشنی میں اس کا پھل اس طرح جھلملا رہا تھا کہ رخشندہ کی آنکھیں جھپک گئیں۔ اس نے دہشت زدہ نظروں سے سلمان کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں دہکتے ہوئے انگاروں کی طرح سرخ تھیں۔ چہرے پر اس قدر وحشت اور دیوانگی تھی کہ وہ ڈر کر پیچھے ہٹ گئی۔ چند لمحوں تک خاموشی چھائی رہی، پھر رخشندہ کی سہمی ہوئی آواز ابھری، یہ آج آپ کیا کر رہے ہیں؟